देखिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्स में थोड़ा 2-3 दिन लग गया पढ़ने में हम लोग को। सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बताइए पीआईडी का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग पीआईडी, क्या आंसर है इसका? मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग पीआईडी। हाँ ठीक है। ये बताइए प्रीमेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियल थिकनेस क्या होगा? प्रीमेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियल थिकनेस क्या होता है? हाँ ये टेस्ट में आप लोग, टेस्ट में ये हो गया था ना मिस्टेक। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को हम बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं ना, उसमें जो भी उसको एक बार जरूर देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमसे छूट गया। इसको आप जरूर देखिएगा। और कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक महीना आप क्लास कर रहे हैं, उसका जो फायदा होता है वो एक दिन का टेस्ट का एनालिसिस आप कीजिएगा, उसका फायदा होगा। ठीक है, हाँ सबसे ज़्यादा होता है, सही है। सबसे ज़्यादा प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम में, प्रीमेंस्ट्रुअल फेज में सबसे ज़्यादा थिकनेस होता है। वेरी गुड, ठीक है। होता कितना है वो? 8 से ज़्यादा होगा, 12 के आस, 8 से 12 के बीच होगा, ठीक है। ठीक है। और मेंस्ट्रुअल फेज में फर्स्ट डे में कितना होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे होगा तो कितना होगा? थिकनेस कितना होगा? ऑलमोस्ट, हाँ, 1 to 2 mm। आपको दत्ता में ½ mm भी मिल जाएगा। ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द यूट्रस कौन देता है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यूट्रस को कौन देता है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, कार्डिनल लिगामेंट, सही है। कार्डिनल लिगामेंट को एक और नाम दिया गया है। अगर कार्डिनल नहीं लिखा जाएगा और कुछ और लिख दिया जाएगा तब क्या बताइएगा? एक और है उसका, मैकन रॉट लिगामेंट, बहुत अच्छा। एंड ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये भी आंसर है उसका। मैकन रॉट भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, एक और आंसर कीजिए आप लोग। हॉफबर्ड सेल कहाँ मिलेगा? हॉफबर्ड सेल बॉडी में कहाँ मिल सकता है हॉफबर्ड सेल? पेग सेल कहाँ मिलेगा? सही आंसर, पेग सेल कहाँ मिलेगा? फैलोपियन ट्यूब में, करेक्ट। चलिए अब आप एक बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है, आपको हम एक प्लासेंटा का टाइप बता रहे हैं, आपको बताना है कि वो कौन सा प्लासेंटा है। इसमें पेरिफेरल एज ऑफ द प्लेसेंटा इज कवर्ड बाय a circular fold of amnion and chorion and fetal surface has a central depression। कौन सा प्लासेंटा है उसका? हम बस रीडिंग डाल दिया, आप लोग बताइए कौन सा प्लासेंटा है ये। चलिए और क्लियर करके पूछते हैं, और क्लियर पूछते हैं, छोड़िए उसको। ठीक है, अलग अलग, वो लंबा थोड़ा सा था। ये बताइए, उसको छोड़िए। ये बताइए अम्बिलिकल कॉर्ड जब मार्जिन पे होगा तो क्या कहेंगे? कौन सा प्लेसेंटा होता है? बहुत सिंपल सा, बैटल डॉट। ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन था जो, मतलब इस पे थोड़ा डिस्कशन किसी ने पूछा था कि आप लोगों को क्या आंसर इसका सही लगता है, आप लोग बताइएगा। कि सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है ना, किसी ने पूछा था कि इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? आप लोग के अकॉर्डिंग क्या होगा सही आंसर? अब बताइएगा कहाँ पे लिखा हुआ है, हमको तो कहीं लिखा हुआ मिला भी नहीं था। एक स्टेट पीएससी एग्जाम का क्वेश्चन था,
सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी होना क्या सिग्निफिकेंट है? सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी होना क्या सिग्निफिकेंट है, या फिर वो इंडिकेट करता है किसी फैटल डिजीज को, या इनसिग्निफिकेंट है, या फिर किसी फैटल डिजीज को इंडिकेट करता है वो? हाँ, आंसर बताइए, उसमें साक्षर और में लिखा हुआ है, बताइएगा। हमको तो नहीं दिखा है, उसको फोटो खींच के हमको भेजिएगा। फोटो क्लिक करके सेंड कीजिएगा, कहाँ लिखा है एक्सप्लेनेशन उसका। इनसिग्निफिकेंट है या फिर इंडिकेट करता है, यही क्वेश्चन। एक्चुअली ये 2% में ही मिलता है, 2% फीटस में ही सिंगल आर्टरी मिलता है। तो देखिए, दो तरह का आंसर आ रहा है। मतलब सिग्निफिकेंट है ना, सिग्निफिकेंट है ये। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि इनसिग्निफिकेंट है। चलिए, तो आप लोग ये इसका इमेज एक बार हमको सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन का आंसर हम देखे थे इसका। और दत्ता में ये लिखा हुआ है, दत्ता में ये इसको एक्सप्लेन करके नहीं लिखा हुआ है। जो भी डाउट होता है तो हम दत्ता को ही देखते हैं, टेक्स्ट बुक को। तो उसमें कुछ क्लियर नहीं लिखा हुआ है, बस ये लिखा है कि 2% में ही ये मिलता है। चलिए ठीक है। हम आंसर, टेस्ट में आंसर हम यही बताए थे कि वो सिग्निफिकेंट होता है, वो इंडिकेट करता है, वो इनसिग्निफिकेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, इमेज भेजिएगा हमको किसी ऑथेंटिक बुक का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हम लोग क्या डिस्कस करने वाले थे। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इन्वॉल्यूशन, सब इन्वॉल्यूशन, लोकिया, है ना। ये सब बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग को याद भी होगा, फिर भी एक बार रीडिंग डालना जरूरी है सबका। रुब्रा, सेरोसा एंड अल्वा का टाइमिंग याद कर लेना है और सीक्वेंस याद कर लेना है। ओके ठीक है, पिक शेयर कर दिया, हम देख लेंगे। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। परपेरल पायरेक्सिया, यहाँ से देखिए। राइज ऑफ टेम्परेचर रीचिंग, इतना टेम्परेचर या फिर इससे ज्यादा 2 बार मिल सकता है ना। परपेरल पायरेक्सिया का मतलब फीवर, टेम्परेचर ज्यादा होना परपेरल स्टेज में 2 बार कॉमन हो सकता है ना, 24 घंटा के डिफरेंस पे, एक्सक्लूडिंग फर्स्ट 24 घंटा। फर्स्ट 24 घंटा में टेम्परेचर राइज नहीं होगा, उसके बाद 24 घंटा के डिफरेंस पे 2 बार इस टेम्परेचर को अटेंड किया जा सकता है 10 दिन के अंदर। ओके। एनी इन्फेक्शन ऑफ जनरल ट्रैक्ट विच अकर्स एज अ कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी इज कॉल्ड परपेरल सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब किसी तरह का इन्फेक्शन हो। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन प्लासेंटल साइट, प्लासेंटल साइट मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन। रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा, रिवीजन होगा। देखिए सब अभी इमेज भेजने लगे, क्लास के बाद भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ परपेरल इन्फेक्शन इंडोमेट्राइटिस। वो इन्फेक्शन में मिलेगा क्या? मोस्ट कॉमनली इंडोमेट्राइटिस, इंडोमेट्राइटिस। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ परपेरल सेप्सिस स्ट्रेप्टोकोकस। रूट ऑफ इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन डायरेक्ट स्प्रेड, डायरेक्ट स्प्रेड डायरेक्टली आ सकता है परपेरल इन्फेक्शन का। मोस्ट कॉमन रूट, सिंगल मोस्ट कॉमन सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ परपेरल सेप्सिस, रूट ऑफ डिलीवरी। रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा डिलीवरी का रूट ही है, इसी टाइम में हो सकता है। सिजेरियन डिलीवरी में ज्यादातर दिखता है देन वेजाइनल डिलीवरी। सिजेरियन डिलीवरी में परपेरल इन्फेक्शन इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है, इसमें से किसका इन्फेक्शन हो सकता है? मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस का। रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? डायरेक्ट स्प्रेड। इन्फेक्शन में मैनिफेस्टेशन क्या होगा? एंडोमेट्राइटिस, है ना। सिजेरियन सेक्शन में, सिजेरियन डिलीवरी में मिलेगा स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमनली बात कर रहे हैं, और एंडोमेट्राइटिस मैनिफेस्टेशन होगा, और मोस्ट कॉमन साइट होगा प्लासेंटल साइट। ठीक है, एक लाइन में आप याद कर सकते हैं, सेंटेंस में सिजेरियन डिलीवरी हुआ,
स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो गया, एंडोमेट्राइटिस मिला, एंड प्लासेंटा का प्लासेंटल साइट में इन्फेक्शन हुआ। नेक्स्ट देखिए पर्पेरल ब्लूज। पर्पेरल ब्लू का मतलब क्या होता है? 3 डे ब्लूज या फिर बेबी ब्लूज बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या होता है? इसमें जो मदर होती है वो कुछ देर के लिए मेंटली इल हो जाती है ना, मेंटली इल हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लू बेबी बेबी ब्लूज या फिर 3 डेज ब्लूज, पर्पेरल ब्लूज बोलते हैं इसको। मेंटली इल हो जाती है मदर कुछ दिनों के लिए। आप लोग बताइए पर्पेरल मैनिया मेडिसिन। पर्पेरल मैनिया बहुत बार डिस्कस हो चुका है ये भी। पर्पेरल मैनिया का मेडिसिन बैक्टीरिया समझा, ठीक है। ट्राई टू इंजर हर सेल्फ उसी में लिखा हुआ है। मैनिया फॉलोइंग डिसअपियरेंस ऑफ न्यूरल्जिया भी उसी में लिखा हुआ है। ठीक है, उस मेडिसिन का फैमिली क्या है? उस मेडिसिन का फैमिली है, किसी को पता? रैनकुलसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्या होता है? ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ मेंटल इलनेस ऑफ जब 4 to 5 days आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के 4 से 5 दिनों के बाद ये दिखता है, ब्लू बेबीज या फिर पर्पेरल ब्लूज। अगर द हाइट ऑफ हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। पेशेंट प्रेजेंट्स विथ डिप्रेशन, क्या क्या हो सकता है? डिप्रेशन, एंजाइटी, फियरफुलनेस, इंसोम्निया, हेल्पलेसनेस, निगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स इन्फेंट, है ना। ये 2 से 3 वीक तक रह सकता है। स्टार्ट कब होगा? 4 to 5 days आफ्टर द डिलीवरी। डिलीवरी के 4 से 5 दिनों के बाद स्टार्ट होगा एंड 2 से 3 वीक तक ये रह सकता है। ठीक है, उस ड्यूरिंग होता क्या है? डिप्रेशन, एंजाइटी, हेल्पलेसनेस, इंसोम्निया, फेयरफुलनेस हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। एंड सेल्फ लिमिटेड रीअश्योरेंस एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ही जरूरी होता है इसमें। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना फैमिली मेंबर्स का, रीअश्योरेंस देना, ये सब इस तरह से सपोर्ट करना चाहिए मदर को। ठीक है, इसमें याद क्या करना था इस स्लाइड में? 4 से 5 दिनों के बाद स्टार्ट होता है एंड 2 से 3 वीक तक रह सकता है। स्टेटमेंट में मिल सकता है आपको। आफ्टर पेंस देखिए क्या है, आफ्टर पेंस इन प्रीमी यूट्रस टेंड्स टू रिमेन टोनिकली कॉन्ट्रैक्टेड। वो जो पर्पेरल स्टेट में क्या होता है? पर्पेरल स्टेट में जो यूट्रस का वापस आना, यूट्रस जब पेल्विक ऑर्गन की तरफ जब आता है यूट्रस, उसी ड्यूरिंग मतलब कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पॉन्स में जो एक्शन हुआ यूट्रस का, वही आफ्टर पेंस को कॉज करता है। आफ्टर पेंस का मतलब उसके बाद का, डिलीवरी के बाद का पेन जो इन प्रीमी यूट्रस टेंड्स टू रिमेन टोनिकली कॉन्ट्रैक्टेड फॉलोइंग डिलीवरी, है ना। यूट्रस प्रीमी प्रीमी पारा में यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड रहना ही चाहता है डिलीवरी के बाद। इन मल्टीपारा विगरसली एंड गिव्स राइज टू आफ्टर पेंस। मल्टीपारा में ज्यादा ही आफ्टर पेंस मिलेगा। आफ्टर पेंस आर सिमिलर टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बट माइल्डर देन देम। ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से सिमिलर है लेकिन उससे थोड़ा सा माइल्डर है ना। जो लेबर पेन होता है उससे थोड़ा माइल्डर होगा। मोर प्रोनाउंस्ड एज पैरिटी इंक्रीजेस, जैसे जैसे पैरिटी बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ बढ़ेगा, उस तरह से ये आफ्टर पेंस का इंटेंसिटी बढ़ेगा। वर्सन विद सकलिंग ऑफ ब्रेस्ट बाय इन्फेंट्स, सकलिंग के टाइम में, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में ये बढ़ जाएगा। डिक्रीज इन इंटेंसिटी एंड बिकम माइल्ड बाय 3rd डे फॉलोइंग डिलीवरी। एंड इंटेंसिटी बढ़ता जाता है लेकिन 3rd डे के बाद ये माइल्ड होता चला जाता है, कम होता चला जाता है ना आफ्टर पेंस। अब देखिए कॉजेस ऑफ इनएडिक्वेट एंड मिल्क प्रोडक्शन। इनएडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन का कारण क्या हो सकता है? इनफ्रीक्वेंट सकलिंग हो सकता है। इनएडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन का कारण क्या हो सकता है? इनएडिक्वेट सकलिंग। डिप्रेशन भी कारण हो सकता है, एंजाइटी स्टेट भी कारण हो सकता है, रिलक्टेंस एप्रिहेंशन टू नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग सही से नहीं कराना ये भी एक कारण हो सकता है। पुअर डेवलपमेंट ऑफ निपल्स, रिट्रैक्टेड निपल्स भी कारण हो सकता है इनएडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन का। एंड पेनफुल ब्रेस्ट लीजन भी कारण हो सकता है इनएडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन का। एंड सप्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन भी एक कारण हो सकता है इनएडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी, या फिर इसको हम लोग ये भी बोल रहे हैं हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर ही है ये। देखिए ये, अच्छा पीछे का स्लाइड आप लोग देख लिए, बहुत फास्ट हम आगे बढ़ गए हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। पर्पेरल ब्लूज में ये याद रखना आपको, 4 to 5 days में के बाद स्टार्ट होता है, 2 से 3 वीक तक ये रहता है। होता क्या है? मेंटली इलनेस, है ना। आफ्टर पेंस, क्या लिए ऐप भी बोलते हैं क्या, नहीं समझ पा रहे, चलिए ठीक है। आफ्टर पेंस
आफ्टर पेंस का मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पॉन्स में जो पेन हो रहा है वो, लेकिन उससे माइल्डर होता है। पैरिटी के साथ ये इंटेंस होगा, बढ़ता चला जाएगा पैरिटी के साथ, और थर्ड डे में माइल्डर हो जाता है। इनएडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन का जो फैक्टर है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ, बहुत ही कॉमन है, इससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन सकता, हमको नहीं लगता इसमें। नेक्स्ट देखिए, हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। ठीक है, जो भी छूटा हुआ रहेगा आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। हम खुद देखेंगे क्या क्या छूटा हुआ है। देखिए, ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम भी इसको बोलेंगे, एपीएच। रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, देखिए एबॉर्शन के केस में 95% एबॉर्शन के केस में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोल के केस में, एंड इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के केस में भी ब्लीडिंग होता है ना। एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी, एसोसिएटेड प्रेगनेंसी से कौन एसोसिएटेड है, यह था प्रेगनेंसी से कौन रिलेटेड है ना। रिलेटेड एंड एसोसिएटेड में डिफरेंस ये हो गया कि डायरेक्टली रिलेटेड होगा, मतलब प्रेगनेंसी में ही ये सब मिलेगा, और ये सब प्रेगनेंसी में नहीं मिलेगा, लेकिन उससे जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। एसोसिएटेड का मतलब थोड़ा दूर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है देखिए, वेस्कुलर एक्टोपी, ये कारण है पॉलिप, रप्चर्ड वेरिकोज वेन एंड मैलिग्नेंसी, ये सब केस में ब्लीडिंग हो सकता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से स्टार्ट हो रहा है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। इसको मिसकैरेज बोलते हैं हम लोग, मिसकैरेज, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। एक इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी होता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन आगे हम लोग क्लासिफाई करेंगे इसको। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, मिसकैरेज टर्म दिया जाता है इसको। एबॉर्शन इज एक्सपल्सन, देखिए 500 ग्राम और लेस का एबॉर्टस होगा, ठीक है। एबॉर्शन इज एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रॉम द मदर ऑफ एन एम्ब्रायो और फिटस वेविंग 500 ग्राम और लेस व्हेन इट इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। मतलब अगर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, तो 500 ग्राम या फिर उससे लेस का एक्सट्रैक्शन कोई कहेंगे हम लोग स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, ठीक है। एक्सपल्सन या फिर एक्सट्रैक्शन। दिस 500 ग्राम ऑफ fetal डेवलपमेंट इज अटेन्ड बाई 22 वीक्स, 22 वीक में ये अटेन होता है 500 ग्राम का एबॉर्टस या फिर कॉन्सेप्टस। नेक्स्ट, द वर्ड मिसकैरेज इज द रिकमेंडेड टर्मिनोलॉजी फॉर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। देखिए लिखा हुआ है मिसकैरेज, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के लिए ही टर्म यूज किया जाता है मिसकैरेज, है ना। मिसकैरेज का बहुत सारा एलेंस की नोट में है। थर्ड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज, दो मेडिसिन बताइए, थर्ड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज क्या मेडिसिन होगा एलेंस की नोट में, मिसकैरेज एट थर्ड ट्राइमेस्टर। और एक और बताइए सीकल का, ठीक है, सही है। नेक्स्ट देखिए, about 75% miscarriages, about 75% miscarriages occur before the 16th week, and of these about 80% occur before 12th week of pregnancy, है ना। 75% जो मिसकैरेज है 16 वीक से पहले होता है, और उसमें से भी 80% 12th वीक से पहले हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम मिसकैरेज 16 वीक से पहले ही होता है, 75%, और उसमें भी 12 वीक से पहले। एटियोलॉजी ऑफ हेमरेज, एटियोलॉजी ऑफ हेमरेज, जेनेटिक एटियोलॉजी भी हो सकता है, एंडोक्राइनल भी हो सकता है, एनाटॉमिकल भी हो सकता है ना, इम्यून रिलेटेड भी हो सकता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है। बहुत सारा कारण है हेमरेज इन प्रेगनेंसी का, सॉरी हेमरेज नहीं, यहाँ पे मिसकैरेज का, मिसकैरेज का एटियोलॉजी है, इसका एटियोलॉजी है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का एटियोलॉजी में। जेनेटिक एटियोलॉजी में देखिए, मेजोरिटी ऑफ अर्ली मिसकैरेज आर ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। सबसे पहले आपको ये बोलना है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इज द
कॉमनेस्ट, है ना, कॉमनेस्ट एटियोलॉजी ऑफ हेमरेज स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। ऑटोजोमल ट्राइमोसोमी इज द कॉमनेस्ट, और इसमें भी ऑटोजोमल ट्राइसोमी। ठीक है। अब उसमें से भी कौन सा ट्राइजोमी? 16 का ट्राइजोमी। उसमें से भी 16 का ट्राइजोमी। दूसरा फैक्टर इंडोक्राइन। इंडोक्राइन मतलब अर्ली मिसकैरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी, है ना। अर्ली मिसकैरेज का फर्स्ट ट्राइमेस्टर का भी क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी कारण हो सकता है, होता है। मोस्ट कॉमन, ये बहुत ही कॉमन एमसीक्यू। एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्ट में देखिए, फैक्टर में ल्यूटियल फेज डिफेक्ट हो सकता है, डेफिशिएंट प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन अगर कम होगा उसमें भी हो सकता है। कॉर्पस ल्यूटियम का एबनॉर्मल सिक्रीशन, है ना। प्रोजेस्टेरोन अगर सिक्रीशन हो रहा है लेकिन इंडोमेट्रियम का रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहा है, इससे भी एबॉर्शन हो सकता है ना। मतलब प्रोजेस्टेरोन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना यूट्रस के इन्वायरमेंट को बनाने के लिए, एंड कॉर्पस ल्यूटियम का जो, यही तो प्रोजेस्टेरोन भी को सीक्रेट भी करता है। तो इस सब में कोई सी भी तरह का एबनॉर्मलिटी हो तभी एबॉर्शन हो सकता है। ल्यूटियल डिफेक्ट में भी हो सकता है। ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म इस ग्लैंड के एबनॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर के कारण भी हो सकता है। अगर डायबिटीज मेलाइटस है तो इसका पुअर कंट्रोल भी एक कारण बनता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही कॉमन एमसीक्यू है। ऐसा एमसीक्यू अगर आप लोगों से छूटा तो आपका रैंक पीछे हो जाएगा कंफर्म। रिलेटेड विथ सेकंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन। ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस इज अ मोस्ट कॉमन। कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, ये एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी में ही आ रहा है। कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का कोई मालफॉर्मेशन हो उससे भी एबॉर्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? बाइक कॉर्नुएट हो सकता है या फिर सेप्टेट हो सकता है। बाइक कॉर्नुएट का इमेज हम इसलिए यहाँ पे देखिए लगाया, बाइक कॉर्नुएट। कॉर्नुआ क्या होता है? कॉर्नुआ ये जो पार्ट होता है, ये देखिए कॉर्नुआ यूट्रस का, नॉर्मल यूट्रस में, नॉर्मल यूट्रस में ये जो कॉर्नुआ जहाँ पे फैलोपियन स्टेट, फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट होता है वो कॉर्नुआ है ना। ये देखिए ये डिवाइड हो गया है ना, यहाँ पे डिवाइड हो गया, बाइक कॉर्नुएट हो गया। ये नॉर्मल यूट्रस, तो ये बीच में डिवाइड, तो बाइक कॉर्नुएट। ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है, ये हाफ डिवाइड हुआ है ना। उसके बाद देखिए सेप्टेट, सेप्टेट करने का मतलब बीच में एक सेप्टम आ जाएगा। ये तो पार्शियल सेपरेट सेप्टेट है, ये कंप्लीट सेप्टेट है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कंप्लीटली सेप्टेट, सेप्टेट का मतलब दीवार, बीच में दीवार बन गया। यहाँ पे हाफ सेप्टेट, पार्शियल सेप्टेट। ठीक है। ये मुलेरियन एबनॉर्मलिटी के कारण हुआ है। ये कोई भी कंजेनिटल मालफॉर्मेशन अगर है यूट्रस में, वो भी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को प्रमोट करेगा। किसी भी तरह का एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी मतलब स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है यूट्रस में, तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होगा उससे, है ना। अब क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी है, उससे भी हो सकता है। अर्ली अर्ली मिसकैरेज के कारण वही है, एंड सेकंड ट्राइमेस्टर का मिसकैरेज के कारण यही है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। ठीक है। इंट्रायूट्राइन एडिशंस, जिसमें एसरमैन सिंड्रोम, ये भी कारण हो सकता है। यूट्राइन फाइब्राइड भी कारण हो सकता है, जिसमें सबम्यूकस मोस्ट कॉमन है। सबम्यूकस, है ना, तीन तरह का फाइब्राइड था ना, एक सबम्यूकस, एक सब सेरोसल, एक तीसरा आप लोग बताइए। सबम्यूकोसा, सब सेरोसा, एंड तीसरा इंटरस्टिशियल। ठीक है। अब एक हम सेंटेंस बोलेंगे, आप लोगों को यस और नो बताना है, मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं कि ऑल फाइब्रॉइड्स, ऑल यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आर ओरिजिनली सबम्यूकोसल। करेक्ट है कि इनकरेक्ट? ऑल यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आर ओरिजिनली सबम्यूकोसल। नो। अच्छा, करेक्ट है।
देखिए कोई करेक्ट भी बता रहा है। हाँ, इंट्राम्यूरल होगा। करेक्ट नहीं है। इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल होता है ओरिजिनली। ठीक है। वो अगर इनर मतलब म्यूकोसा की तरफ जाएगा तो सब म्यूकोसल बन जाएगा। और धीरे धीरे अगर सेरोसा मतलब आउटर लेयर तक आएगा तो सब सेरोसल हो जाएगा। आप उसका देख लीजिएगा आप, रिकॉर्डेड क्लास फाइब्रॉइड का बहुत ही अच्छा उसमें क्लियर बताए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण भी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो सकता है। रूबेला इन्फेक्शन, सीएमई, वायरियोला, वैक्सीनिया, एचआईवी इसका इन्फेक्शन हो, टूटोप्लाज्मा, मलेरिया, यूरियोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, ब्रुसेला, ये सब का इन्फेक्शन में हो सकता है। बताइए कौन सा था पर्पेल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म पर्पेल इन्फेक्शन का? क्या था? पर्पेल इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा था? स्ट्रेप्टोकॉकस। करेक्ट, ठीक है। स्ट्रेप्टोकॉकस था। डेली क्लास नहीं करने से यही सही इसी तरह का आंसर दोगे। क्लास डेली करो। क्लास डेली करने से कितना भी खराब रहेगा अच्छा हो जाएगा, कितना भी खराब हो जाए। ठीक है, चलिए। इम्यूनोलॉजिकल, ये भी एक कारण हो सकता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का। इम्यूनोलॉजिकल, ये एक एंजाइम है, सिंड्रोम है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, एक सिंड्रोम है। ये भी कारण हो सकता है इसके रिस्पॉन्स में। अब यहाँ पे देखिए इम्यून फैक्टर, इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें पूरा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ लेकिन हम आपको बताते हैं ये क्या है। इसमें आपको ये रखना है, वुमेन विथ रिकरेंट मिसकैरेज हैव मोर TH1 रिस्पॉन्स। TH1 का मतलब है टी हेल्पर वन रिस्पॉन्स, ठीक है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइन होता है ना, साइटोकाइन रिस्पॉन्स, साइटोकाइन के रिस्पॉन्स में, चलिए इसको हम एक्सप्लेन कल करेंगे आपको, दत्ता में भी नहीं लिखा है अच्छे से इसमें, टेक्स्ट बुक में भी क्लियरली पूरा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। बस यहाँ पे अगर याद करना है आपको, ज़्यादा समझना है तो समझिएगा आप लोग, थोड़ा सर्च कीजिएगा क्या ये, कि TH1 रिस्पॉन्स मतलब टी हेल्पर वन रिस्पॉन्स के कंडीशन में मिसकैरेज ज़्यादा होता है, एंड टी हेल्पर टू के साइटोकाइन रिस्पॉन्स में कम होता है। सक्सेसफुल प्रेगनेंसी, ठीक है। TH2 सेफ है, TH1 अनसेफ है, सिर्फ याद रखना है तो ठीक है। समझना है तो कल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी एक नेक्स्ट कारण है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का। साइनोटिक हार्ट डिजीज में भी हो सकता है, हीमोग्लोबिनोपैथी में हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का? सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, IUD, ड्रग्स, केमिकल्स, ये भी कारण है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का। अनएक्सप्लेन्ड 60% एबॉर्शन आर अनएक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज द इनवाइटेबल लीड्स टू एबॉर्शन। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एबॉर्शन कराएगा। ठीक है। चलिए अब 5 मिनट बचा हुआ है, आप लोग बताइए आगे फिर से उसी 5 मेडिसिन के बारे में हम पूछेंगे अपने फिर से इस 5 मिनट में। नेक्स्ट स्लाइड खत्म है, नेक्स्ट स्लाइड हम कल बताएंगे आप लोगों को। प्रेगनेंसी ये स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोग फिर से बैप्टिसिया तक का जो पढ़ा हुआ था आप लोगों का बताइएगा आप लोग। बैप्टिसिया, बताइए स्टार फिश से कौन सा मेडिसिन बनता है? स्टार फिश, कौन सा मेडिसिन स्टार फिश से? स्टीरियस, ठीक है। एंड कटल फिश से? कटल फिश से, चलिए एक आंसर इसमें म्यूरेक्स है ना, म्यूरेक्स भी है ना आंसर एक। अच्छा म्यूरेक्स कोई नहीं बोला है, ठीक है चलिए। चलिए अब आप ये बताइए, अगर हेडेक हो ऐसे लोगों में जिसका डार्क ओलिव ब्राउन कॉम्प्लेक्शन हो, उन लोगों में हेडेक हो तो क्या मेडिसिन बताइएगा?
हेडेक इन दोज पीपल हैविंग डार्क ओलिव ब्राउन कॉम्प्लेक्शन। ऑरोमेट बताना है, ऑरोमेट। ऑरोमेट। एस्टीरियस रूबेंस तब बताना है जब कॉन्स्टिपेशन हो। कॉन्स्टिपेशन में ओलिव्स लाइक स्टूल हो तब बताना है, ठीक है। ओलिव दोनों में है, याद रखना है। ओलिव दोनों में है। अगर हेडेक है ओलिव लाइक फेस वाले पीपल में, ओलिव का कलर अगर फेस में है और उनको हेडेक है, ऑरोमेट। अगर ओलिव का कलर स्टूल में है तो एस्टीरियस रूबेंस, ठीक है। दोनों में ओलिव लिखा हुआ है। और बताइए, फॉल ब्रेथ इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी। फॉल ब्रेथ इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी, ऑरोमेट करेक्ट आंसर। अब ये बताइए, रेनुला विथ फिटेड ब्रेथ। रेनुला विथ फिटेड ब्रेथ। थूजा नहीं होगा, एम्ब्राग्लिसिया होगा। थूजा में भी रेनुला लिखा हुआ है, देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। एम्ब्राग्लिसिया में है रेनुला विथ फिटेड ब्रेथ। अब ये बताइए आप लोग, द हायर पोटेंसी इज मोस्ट प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव। मतलब हाई पोटेंसी में ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। करेक्ट। एरम ट्रिफ, औरम ट्रिफ नहीं, एरम ट्रिफ, ठीक है। ARUM, एरम। हाई पोटेंसी में एमाइल नाइट्रोसम जब ओपन कीजिएगा ना, उसमें भी आपको मिलेगा हाई पोटेंसी में, वो भी दिया जाता है। एमाइल नाइट्रोसम भी हाई पोटेंसी में। एंथ्रासीनम में किसी भी तरह का पोटेंसी का बात नहीं किया गया है। हायर पोटेंसी के लिए एरोमट्रिफ एंड एमाइल नाइट्रोसम। अब बताइए, एक मेडिसिन ऐसा है जो एक्ट्स क्यूरेटिवली फॉर मेनी वीक्स। एक्ट्स क्यूरेटिवली फॉर मेनी वीक्स। सिपिया। सिपिया अर्निका नहीं, सिपिया। एक्ट्स क्यूरेटिवली फॉर मेनी वीक्स, सिपिया है, ठीक है। अब ये बताइए, अ, ये तो हो गया हाई पोटेंसी। अब ये बताइए, एक्ट्स बेस्ट व्हेन गिवन इन हॉट वाटर। ये सब एलेंस की नोट। एक्ट्स बेस्ट व्हेन गिवन इन हॉट वाटर, मैकफस, ठीक है। अब बताइए, एक्ट्स बेस्ट इन सिंगल डोज, एक डोज ही देना है। ड्रोसेरा। ड्रोसेरा नहीं है, बस एक ही आंसर इसमें सही है, लैक्टन। लैक्टन में लिखा है एक्ट्स बेस्ट व्हेन सिंगल डोज, है ना, लैक्टन में लिखा है। अब बताइए, अच्छा एक्ट तब करता है ये जब न्यू मून पे देते हैं, तो न्यू मून पे, न्यू मून पे ये मेडिसिन देंगे तब एक्ट करे। अच्छा, सल्फर, सल्फर। आयोडम में भी मून वाला सिम्टम है, सल्फर होगा इसका, ठीक है। जो गलत हम बोल देंगे कभी कभी, तो आप लोग सही कर दीजिएगा। इससे बहुत कम चांस है कि हम गलत बोलेंगे। कल मैक का काम एक गलत बोल दिया था, ठीक है। अब ये बताइए हम लोग कि कौन सी मेडिसिन है जिसके बताना है, कौन सी मेडिसिन है जो सल्फर से पहले नहीं देते हम लोग उसको। मस्ट नॉट बी यूज्ड बिफोर सल्फर। कैलकेरिया का। कैलकेरिया का, अरे एक कोनाइट तो दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। कैलकेरिया का आंसर है इसका। अब ये बताइए,